वैश्विक तापन के दूसरे हिस्से की बात करें तो पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, और दूसरा था ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, यह उस क्षरण से जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, वो सीधे सीधे धरती पर आ जाती हैं, जिससे धरती का जो तापमान है बढ़ जाता है। तो यह भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। अब इसके बारे में समझते हैं। ये ओजियन शब्द से, जो यूनानी भाषा का है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है सूंघना। क्योंकि यह एक गंध, बड़ी तीक्ष्ण गंध की गैस है। जैसे सड़ी मछली या सड़ा जानवर, कोई गंध, सड़ी मछली या सड़ा सर्प जो पानी का जीव होता है गंध मारता है, उसी तरह से इसकी महक होती है, स्मेल। तो ओजियन यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूंघना, और ओजियन से ही ओजोन या O3 की उत्पत्ति हुई है। जो इसको हम पृथ्वी का रक्षा कवच, पृथ्वी का छाता इस नाम से भी जानते हैं। हल्की नीली होती है ये गैस और अत्यधिक जहरीली गैस होती है। समताप मंडल में 32 से 50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। और ओजोन की जो खोज है, ये क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबिन द्वारा की गई थी। इन्होंने 1840 ईस्वी में इसका नाम ओजोन रखा। ओजोन परत का जो O3 का जो संकेंद्रण है, ये 10 ppm है, 10 पार्टिकल्स पर मिलियन। और यह एक अस्थिर गैस है, क्योंकि एक तरफ इसका निर्माण होता है और दूसरी तरफ इसका विनाश या वियोजन होता है। यह एक सतत प्रक्रिया, ये बनती रहती है एक तरफ से, और एक तरफ से इसका विनाश भी होता रहता है। अब हम बात करें इसके निर्माण की। ओजोन परत के निर्माण की अगर बात करें तो ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अत्यधिक सांद्रण होने पर विघटित भी होता है। अभी बात हो रही थी कि ओजोन का निर्माण भी होता है और क्षरण भी होता है। तो इसमें विलगाव, O2 का जो ऑक्सीजन के अणुओं का जो अलग होते हैं, वो विलगाव होता है। वो कैसे होता है? एक समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर ओजोन परत बता रहे हैं ना, सांद्रण जहाँ पे ज़्यादा होता है, अधिकता किसी चीज़ की। O2 का जो विलगाव है, ये समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसके ऊपरी हिस्से, जो ऊपर जो है, जहाँ पर ओजोन नहीं है, वहाँ से सूर्य की जो यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जब वह वहाँ पर उनका वो होता है, ऑक्सीजन के साथ टकराव होता है, और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के जो दो कण हैं, जो अणु हैं, ये आपस में टूट जाते हैं। और तो यूवी रेज के माध्यम से अलगाव होता है, और दूसरा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर पे जो तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, ये चूँकि ये परिवर्तन मंडल होता है, तो यहाँ पर जो बादलों के द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उस ऊष्मा के द्वारा, उस एनर्जी के द्वारा तड़ित झंझा जैसी स्थिति पैदा होती है और जो बिजली चमकती है। इसके समय भी O2 का विद्युत विसर्जन होता है। इन दोनों कारणों से O2 में विलगाव होता है, अर्थात O2 के साथ अगर यूवी रेज और तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, इसके साथ में विलगाव होकर के दो अणुओं में टूट जाता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन टूटने के बाद फिर वातावरण में जो दो अणु थे, ये एक अणु ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन करता है और O3 का निर्माण करके ओजोन बनाता है। अब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो यूवी रेज जो हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, सौरिक विकिरण है, इसी के द्वारा O2 के साथ ही मिल करके, और O2 के ऑक्सीजन के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ मिल करके ही ओजोन का निर्माण होता है, और इससे विनाश भी होता है, अलगाव भी होता है। तो O2 के साथ जब यूवी रेज मिल जाती हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं मिलती हैं, और संयोजन होकर के O3 का निर्माण होता है, इसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई है डॉप्सन। ओजोन मापक, अगर इसके मापन की बात करें तो इसकी इकाई डॉप्सन है, और जो मापन करने का यंत्र है वो है दूर संवेदी उपकरणों द्वारा तथा डॉप्सन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर की सहायता से। वायुमंडल में O3 की सांद्रता जो है, इसकी जो डेंसिटी है, इसका ज्ञात किया जाता है। 1902 से 1960 के दौरान
O3 के बारे में जो अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक थे GBM डॉप्सन, इन्हीं के नाम से जो इसकी इकाई है उसका नाम डॉप्सन रखा गया है। और जो इसके नष्ट करने वाले पदार्थ हैं तो उनमें से बात करें CFCs, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हेलोन, हाइड्रोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, सल्फेट एरोसॉल, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये जो गैसें हैं, पदार्थ हैं, ये नुकसान करते हैं ओजोन को। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का चलन CFL में क्लोरीन ज़्यादा होती थी, इसलिए उसको चलन से बाहर किया गया है ताकि क्लोरीन का उत्सर्जन कम हो सके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग अधिकतम उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, सौंदर्य प्रसाधन में जो सामान आता है उसमें पड़ता है, फ्रिज में जो ठंडा करने का काम करता है वो CFC ही रहता है उसमें। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये वायुयान समताप मंडल में ही उड़ता है और वहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़ता है, इससे इसको नुकसान है। क्योंकि O3 भी वहीं पर है स्ट्रेटोस्फीयर पे और वहीं पर वायुयान भी उड़ता है। हैलोन गैसें हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने इसका बहुत उपयोग किया था। हाइड्रोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड की अगर बात करें तो ये कीटनाशकों के रूप में जो फसलों में धुआं उत्पन्न करने के काम में आता है। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये चिकनाई सॉल्वेंट हटाने वाला एक केमिकल है। सल्फेट एरोसॉल्स, और ये विभिन्न सब मिलकर के या अलग अलग ओजोन की जो सांद्रता है, ओजोन की सांद्रता को कम करते हैं। और सांद्रता कम करने की जगह बाद उसमें एक होल जैसा दिखाई देता है जिसको हम ओजोन का होल बोलते हैं। अभी इसकी स्थिति और विस्तार समझते हैं। अब बात करें तो एक प्रश्न आता है कि ओजोन क्षरण की पहली जानकारी किसके द्वारा दी गई, तो जोसेफ हरमन के नेतृत्व में एक दल अंटार्कटिका की तरफ गया था जिसने 1985 में बताया कि ओजोन का क्षरण हो रहा है। अब क्षरण मतलब ओजोन की वहाँ पर परत कमज़ोर हो रही थी और उसकी जानकारी उन्होंने दी। और ये जानकारी कहाँ पे क्षरण हो रहा था, तो अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा था। ओजोन क्षरण से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा सहित अनेक देश पीड़ित हैं। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सर्वाधिक चर्म रोगी या स्किन के जो मरीज हैं वो पाए जाते हैं। इसका कारण है कि सूर्य से आने वाली जो UV रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसका अवशोषण ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि वहीं पर ये क्षेत्र है अंटार्कटिका, तो इस क्षेत्र में उसका अवशोषण नहीं हो पाता, वहाँ पर ओजोन की सांद्रता कम है, जिस कारण से जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं वो सीधे वहाँ पर उन लोगों के पास आ जाती है। परिणाम स्वरूप वहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्म रोगी हैं। अब हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, ट्रोपोस्फियर, और ये स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है लगभग 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ये जो एरिया है, इस क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर ओजोन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। अब ये ओजोन जो है, इधर से सूर्य की किरणें आती हैं। सूर्य की किरणें जब आती हैं तो ये सूर्य की किरणें आने के बाद इस ओजोन लेयर में छनती हैं यहाँ पर, और इसके बाद जब इसका विकिरण का, रेडिएशन का इफेक्ट कम हो जाता है, फिर ये पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो ये एक UV किरणों को सोख लेती हैं, उसकी जो प्रभाव है रेडिएशन का उसको कम करती हैं, इसके बाद धरती पे आने का काम करती हैं। इसीलिए पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच के नाम से इसको जाना जाता है, ओजोन को। अब ओजोन का जो सांद्रण है ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और 50 डिग्री यहाँ पे ध्रुवों की तरफ ज़्यादा होता है। अब अगर पार्टिकुलर किसी समय की बात करें तो जून के महीने में O3 का सांद्रण सर्वाधिक 0 डिग्री इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर होगा
और जब भूमध्य रेखा से जो हवाएं हैं वो जो ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो इसको यहाँ से उड़ा करके एक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो वो जो हवाएं हैं ये ओजोन को शरद काल के समय इसका सांद्रण ध्रुवों पर बढ़ जाता है। उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पर जो अभी बात कर रहे थे चर्म रोगियों की, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस जगह स्थित है और उसी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये छेद पाया जाएगा। अंटार्कटिका छेद है, तो इस छेद से जो यह छनाई हो रही थी O3 की यूवी रेज की, वो नहीं हो पाती है और वो सीधे यहाँ पर चूँकि सीधे पहुँच जाएगी तो उसका जो रेडिएशन, उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसके नुकसानों की बात करें। इस समताप मंडल में हवाई जहाज या वायुयान यहाँ पे उड़ता है और वायुयान जो है ये जगह उड़ेगा और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालता है जो ओजोन को नुकसान करता है। तो एक समस्या ये भी है, ओजोन को नष्ट करने में अपना योगदान देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नुकसान करता ही है। अब इसके हानियों की बात करते हैं। अब बात करते हैं अगर ओजोन लेयर का क्षरण हो जाए तो उससे नुकसान क्या है, हानियाँ क्या हैं। पहली समस्या, गोरे लोगों में कैंसर की ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी, स्किन कैंसर बढ़ेगा। अब गोरे ही क्यों, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो गोरे होंगे उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, काले लोगों को कम पहुंचाएंगी, क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो सूर्य के पास जब सूर्य के नज़दीक कोई व्यक्ति या सूर्य के संपर्क में ज़्यादा रहेगा किरणों के, तो उसका कलर जो है वो काला होगा और जो संपर्क में नहीं रहेगा उसका कलर गोरा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव उनके ऊपर कम पड़ेगा कि वो पहले से अभ्यस्त हो चुके होंगे। फिर शरीर की जो इम्यून सिस्टम है ये घट जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। जैसे ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो बीमारियों का जो ग्राफ है ऊपर जाएगा। यूवी से जो रासायनिक अल्ट्रावायलेट रेज से जो रासायनिक कोहरे है, केमिकल फॉग, इसकी समस्या बढ़ जाएगी। ये सब केमिकल फॉग बढ़ेगा तो धुंध जैसी स्थिति हो जाएगी और पौधों की जो वृद्धि है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब पौधा बढ़ेगा कम, उसकी पत्तियां या विभिन्न प्रकार का जो उसका विकास है वो नहीं हो पाएगा तो समस्या किसकी उत्पन्न होगी, खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न होगी, ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न होगी। पौधे कम रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और खाद्य पदार्थों की स्थिति बिगड़ जाएगी, भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होगी, पारिस्थितिक असंतुलन बिगड़ जाएगा, कहीं पर पानी कहीं पर कुछ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी ये। जलवायु परिवर्तन में वैश्विक तापन को बढ़ाएगी। जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो हिम चादरों का द्रवण बढ़ेगा। हिम चादर मतलब बर्फ का जो पिघलना है वो बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो बर्फ ज़्यादा पिघलेगी, ताप घटेगा तो बर्फ कम पिघलेगी। अब प्रवाल विरंजन वैश्विक तापन, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो कोरल ब्लीचिंग है ये भी बढ़ेगी। अभी बात हो रही थी पिछली वीडियो में कि प्रवाल विरंजन, जो उसके ऊपर से शैवाल की जो परत होती है वो हट जाती है कोरल के ऊपर से। इस कारण से दोनों एक दूसरे के साथ निर्भर होते हैं और ऐसी स्थिति में प्रवाल की मौत हो जाती है। मौत की समस्या के कारण तो जो कवक है, जो शैवाल है, इसके लिए आधार खत्म हो जाता है और उसका जीवन इसके बिना खत्म हो जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं इनकी बात करें तो ये ओजोन परत से जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इनको अगर नहीं ओजोन के द्वारा रोका जाता तो सीधे सीधे पृथ्वी पर ये किरणें आएंगी, जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो गर्मी बढ़ने से वैश्विक तापन बढ़ेगा और समस्याओं का और ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी। अब हम बात करें तो 16 सितंबर 1987 को पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से ओजोन परत संरक्षण के लिए विचार किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर 1960 में लंदन समझौता हुआ था और कोपेनहेगन 1994 में कोपेनहेगन समझौता हुआ था। ये इसको ओजोन की जो क्षरण है इसको बचाने के लिए एक प्रयास किए गए थे। आज आप देख रहे हैं कि ओजोन का जो अंटार्कटिका के ऊपर जो छेद है ये कुछ कम हो रहा है। उसका कारण है कि मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने और विभिन्न देशों ने इस पर ध्यान दिया है ताकि ओजोन का जो क्षरण है ये कम हो सके, क्योंकि इसका क्षरण और इसका
पुनर्चक्रण होता रहता है, लेकिन वो प्राकृतिक माध्यम से जब होता है तो वो कम नुकसान करता है। अच्छा, प्राकृतिक माध्यम से क्षरण इसका एक सौर ज्वाला, सोलर स्पार्क के माध्यम से भी होता है, और भी जीवों द्वारा रेडिएशन द्वारा, सौरिक विकिरण द्वारा, ये सब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है, ये जब प्राकृतिक कारक हैं ये कम नुकसान करते हैं, लेकिन जो मानव जनित कारक हैं ये ज़्यादा इसको नुकसान करते हैं। तो अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन एक पृथ्वी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है, जिसके माध्यम से हम इस संसार में आसानी से रह पाते हैं। सूर्य का जो परावैंगनी किरणों का जो दुष्प्रभाव है उसको ओजोन सोख लेती है, और जो शोधित किरणें होती हैं वो हमारे पास आती हैं। तो ओजोन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। अतएव हमें ओजोन के संरक्षण के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। धन्यवाद।